नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम हैं अगले क्लास में, जहाँ पे हम एनसीईआरटी देख रहे थे चैप्टर 1। आज से आपकी क्लासेस लगातार चलेगी और 2 से 3 दिन के अंदर आपका एस्टेट और बीपीएससी दोनों के पेड बैच भी स्टार्ट होने वाले हैं न्यू ऐप पे। वो नया ऐप होगा, उस ऐप पे आपका रजिस्ट्रेशन, पूरा कोर्सेस, हमारे साथ और भी फैकल्टी मेंबर्स होंगे जो कि आपको प्रतिदिन पढ़ाएंगे एस्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए। उम्मीद है आपको हमारा बैच अच्छा लग रहा होगा। पेड बैच में आपको जो भी पीडीएफ है, चाहे वो आपका एनसीईआरटी बुक हो 11-12 या जो भी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से एमसीक्यू कराते आ रहा हूँ एनसीईआरटी बुक का, वो भी आपको मिलेगा उसी पेड बैच में। उम्मीद है कि आप उससे जुड़ेंगे। जल्द ही उसका रजिस्ट्रेशन हमारे यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ करके उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो न्यू ऐप है, उसी पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उस बैच की फीस जो है वो भी आपको जल्द ही 2 दिन के अंदर आपको बता दिया जाएगा। क्लासेस प्रतिदिन होंगे आज से, बीच में ही कहीं जाना होगा तो उसमें क्लासेस ऑफ रहेंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो मैं कहानी देख चुका था अगले क्लासेस में, इससे ऊपर देख चुका था। आज हम बात करेंगे सीधा सॉफ्टवेयर से। सभी का एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने करा दिया है, सिर्फ पीडीएफ उसका आपको प्रोवाइड नहीं हुआ है क्योंकि वो पेड बैच का पीडीएफ है। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हमारा मोटो क्या है, एनसीईआरटी को फॉलो करना। तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ और द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, बट द हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज ऑन इट्स ऑन। हार्डवेयर जब भी होता है वो अपने से काम नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं। हार्डवेयर नीड टू बी ऑपरेटेड बाय सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हार्डवेयर किससे ऑपरेट होगा, तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, सेट ऑफ कमांड से वो हमारा ऑपरेट होता है। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रेफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर। ये हमारा जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा रेफर्ड किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर के द्वारा रेफर्ड किया जाता है। इट इज दैट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन नॉट टच और व्यू फिजिकली। फिजिकल सिस्टम ही मतलब क्या होता है, फिजिकल। और सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम मतलब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर मतलब क्या हुआ कि जिसको आप टच ना कर सके, जिसको आप फिजिकली देख ना पाए। तो ये सभी क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर्स आते हैं। और फिजिकल मतलब क्या हुआ कि जिसको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज बताए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस कहाँ से आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। The software comprise a set of instructions which on execution delivered the desired outcomes. In other words, each software is written for the some computational purpose. जो भी सॉफ्टवेयर होता है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। जैसे अगर आपको ड्राइंग करना है तो आप ड्राइंग टाइप का कोई एक एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे आप हेल्प से कोई घर या कुछ भी आप चित्र जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसका कुछ ना कुछ कंप्यूटेशनल पर्पस होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए। सम एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक उबंटू ऑन विंडोज 7 या 10, वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स लाइक, अगर हम बोले कि वर्ड प्रोसेसिंग में आपका क्या है, जैसे कि आपका लाइब्रेरी ऑफिस करके एक बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि आप सब यूज करते गए हैं, वीडियो प्लेयर लाइक VLC मीडिया प्लेयर आप यूज किए ही होंगे, मैक्स प्लेयर। फोटो एडिटर के लिए अगर हम बात करें तो आप एडोब फोटोशॉप का यूज करते हैं, कोरोडो का यूज करते हैं। तो ये सभी चीज़ जो है हमारा कोई भी, ये सभी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कहीं ना कहीं इसके पर्पस को देखते हुए इसको डेवलप किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा, वो आपको मैं बता दूँ। देखिए, ए डॉक्यूमेंट और इमेजेस stored on the hard disk और पेन ड्राइव is referred as soft copy। मतलब क्या कि वैसा डॉक्यूमेंट जो कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क या आपके पेन ड्राइव में स्टोर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी कहेंगे।
फिर से वैसा डॉक्यूमेंट, वैसा फाइल या वैसा इमेजेस जो कहाँ स्टोर हो, हमारे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। फिर से, और वंस प्रिंटेड, जब हम उसको किसी चीज़ पे हार्ड कॉपी के फॉर्म में, प्रिंट के फॉर्म में हम लेंगे तो वो हमारा होगा हार्ड कॉपी। ठीक है, प्रिंटेड के फॉर्म में क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी। जो हमारा डेटा या इमेजेस हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में जाके सेव होगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी। चलिए, यहाँ से क्वेश्चंस बन के निकल सकता था जो कि मैं आपको एमसीक्यू में कराने वाला हूँ पेड बैच में। चलिए आगे शुरू करते हैं। द सोल पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशंस। A software known how to make different hardware components of a computer work and communicate with each other as well as with the end users। देखिए, हम इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्या है, वो किसके किसके बीच में इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर एंड यूजर्स के बीच में। वो मैं आपको ऑलरेडी एमसीक्यू जो पेड बेच का जो मैं पीडीएफ कराया था क्लास, हमको लगता है तीसरा डे 3 वाले में, तो उसमें ऑलरेडी इससे क्वेश्चंस में डाल दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर को एज पर एनसीईआरटी 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकलेगा कि सॉफ्टवेयर जो है उसको कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, तो आप बोलेंगे कितने भागों में, 3 टाइप्स में। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये 3 भाग में बांटा गया है एज पर एनसीईआरटी, और आपको वहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देना है। अगर आप कहीं से और से पढ़ रहे हैं तो उससे जवाब ना दें, क्योंकि अगर आप बाद में क्लेम करते हैं तो आपको पूछा जाएगा बुक का रेफरेंस, तो बुक का रेफरेंस वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं मोस्टली। तो यही उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनलिटी टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, वैसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे बेसिक कंप्यूटर फंक्शनलिटी को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, ऑपरेट ए कंप्यूटर बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विथ इट्स कंस्ट्रेंट हार्डवेयर टर्म्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि बेसिक फंक्शनलिटी को फॉलो करेगा, उसको हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहां से ये पॉइंट यहां से बन के निकलेगा। ठीक है, एमसीक्यू जब भी बीपीएससी अगर देगा एनसीईआरटी से तो क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि बेसिक फंक्शनलिटी टू ऑपरेट ए कंप्यूटर इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विथ इट्स हार्डवेयर टर्म्ड एज, ऑप्शन दे देगा आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको यहां पे बताना है क्या होगा, बेसिक फंक्शनलिटी जो ऑपरेट करने के लिए हेल्प करेगा कंप्यूटर सिस्टम को, वो हमारा होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर नो हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। इसका काम ही है कि जानना कि कैसे डिफरेंट कंपोनेंट जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का वो ऑपरेट करेगा। तो यहां से ये भी क्वेश्चंस बन के निकल सकता है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बनेगा। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ चैप्टर 1 से अगर देखा जाए तो बीपीएससी में लगभग 200 क्वेश्चंस बन सकते हैं सिर्फ चैप्टर 1 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड सर्विस डायरेक्टली टू द इंड यूजर, ये क्या काम करेगा, इंड यूजर को डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा। और टू सम अदर सॉफ्टवेयर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर ईटीसी। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 चीज को इंक्लूड करेगा। क्या क्या, पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, अगला क्या है सिस्टम यूटिलिटीज, एंड उसके बाद क्या है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिसको इंक्लूड करेगा। अगला हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस बन के निकल सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में इंटरेक्ट करता है, ये सभी क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से बनता है।
चलिए, एज अ नेम implies the operating system is a system software that operates the computer। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड प्रोवाइड एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम। ये इसका काम क्या है कि आपको एक्सेसिबिलिटी देना प्लस आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में बीपीएससी 2.0 में कि इसमें से कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। क्या क्या? विंडोज, लिनक्स, मैकेंटोश, उबंटू, फेडरो, एंड्रॉयड और आईओएस, ये सभी क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप बीपीएससी का सवाल देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चंस ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लिनक्स, आपने देखा कि लिनक्स जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे। इसके बाद बात करें तो विंडोज भी है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ओरेकल करके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या था? ओरेकल हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन के निकाल दिया गया था बीपीएससी 2.0 में। अगला हम बात करेंगे सिस्टम यूटिलिटीज के बारे में। सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटीज। देखिए, सिस्टम यूटिलिटीज मतलब क्या हुआ? जो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करेगा किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए और उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जैसे कभी कोई भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते होंगे तो इंस्टॉल करने के लिए आपको पूछा जाता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर कीजिए। आप उसको कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, आप उसमें कौन कौन से कस्टमाइज लेना चाह रहे हैं या फुल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो ये पूरा आपको पूछता है। तो ये हमारा होता है सिस्टम यूटिलिटीज। फिर से एक बार देखिए, सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटीज। सम सिस्टम यूटिलिटीज आर शिप्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल डिस्क डिप्लॉयमेंट टूल्स, फॉर्मेटिंग यूटिलिटीज, सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी। अदर सेट ऑफ यूटिलिटी आर दोज विच आर नॉट शिप्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे दो है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिस्टम यूटिलिटीज को दो भागों में बांटा गया है। एक उसको कहेंगे जो कि शिफ्ट, वैसा यूटिलिटीज जो कि शिफ्ट किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। तो उसमें कौन कौन होगा? डिस्क डिप्लॉयमेंट टूल्स, फॉर्मेटिंग यूटिलिटीज एंड सिस्टम यूटिलिटीज टूल्स। अगला जो कि नॉट शिफ्टेड, फिर से एक बार देखेंगे, यहाँ पे नॉट शिफ्टेड मतलब कि जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह शिफ्ट नहीं किया गया है, उसमें कौन कौन सा आएगा? इसका काम क्या होता है? हमारे इंप्रूव करना, किसका? परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। तो ये कौन कौन सा इसका एग्जांपल है? आपका एंटीवायरस, इसका काम क्या है? आपके सिस्टम को, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। कहीं पे आपका वायरस अटैक हो गया तो उसको रिमूव करना। डिस्क क्लियर, डिस्क कंपैरिजन सॉफ्टवेयर etc, ये सभी हमारा क्या है? नॉट शिफ्टेड सिस्टम यूटिलिटीज है, जो कि हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकल सकता है। आपको बता दें कि वैसा सॉफ्टवेयर जो कि यूज होता है हमारे मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, तो उसको कहते हैं सिस्टम यूटिलिटीज। अब इसमें दो भाग होते हैं, एक होते हैं जो कि शिफ्ट हुआ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसका एग्जांपल आपको ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर दिया हूं मैं। अगला हम बात करेंगे डिवाइस ड्राइवर। एज ए नेम सजेस्ट द पर्पस ऑफ द डिवाइस ड्राइवर इज टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस। इसका काम ही क्या है कि डिवाइस के चेक करना कि वो प्रॉपर फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे ऊपर क्या था? सिस्टम यूटिलिटीज में क्या था? उसका काम क्या था? इसका काम था मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन का। इसका काम क्या है? इसका काम है, आप देखिए यहाँ पे, इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग। क्या करना? कि हमारा फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस। व्हेन इट्स कम टू द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज द वर्क, बट एवरी डे
a new device and components are being added to a computer system, it is not possible for the operating system alone to operate all the existing and new devices. Where each device has device characteristics, the responsibility for overall control, operations and management of a particular device. यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से बन के आएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आएगा कि ये डिवाइस ड्राइवर एक्ट करता है किसके किसके बीच में, तो ये एक्ट करेगा डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। जबकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में इंटरेक्ट करता है, वो हार्डवेयर और इंड यूजर के बीच में इंटरेक्ट करता है। तो यहां से ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके किसके बीच इंटरेक्ट करेगा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में इंटरेक्ट करेगा, हार्डवेयर और इंड यूजर। और हमारा डिवाइस ड्राइवर किसके बीच में इंटरेक्ट करेगा, तो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकल सकता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फ्री एंड FOSS का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चंस यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है 3.0 में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं FOSS, यहां पे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। चलिए अगला हम देखेंगे, it provide required service by the hiding the details and the operator perform at the hardware levels just like a language transistor. A device driver act as a mediator between the operating system and the attached device. यहाँ आपसे क्वेश्चन आएगा कि देखिए एक डिवाइस ड्राइवर मीडिएटर है किसके किसके बीच में, तो यहाँ पे ये मीडिएटर किसके बीच में है, ऑपरेटिंग सिस्टम और अटैच्ड डिवाइस। जो भी आप अटैच करते हैं आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के बीच में, ये दोनों के बीच में एज ए मीडिएटर काम करता है। ठीक है, चलिए वही सेम क्वेश्चन है इंटरफेस का। अगर आप याद रखेंगे कि डिवाइस ड्राइवर किसके किसके एक इंटरफेस है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस, तो यहाँ पे मीडिएटर भी किसका होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस का। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सीधा प्रोग्रामिंग टूल्स पे। अब थोड़ा सा मैं लेक्चर को सीधा खींचूंगा ताकि आपके एग्जाम से पहले आपके जो भी कोर्सेस है वो कंप्लीट हो जाए। हमारे साथ और भी फैकल्टी जुड़ने वाले हैं, अगर आप में से कोई हेल्प करेंगे तो वो भी वेलकम करते हैं। चलिए, इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय द कंप्यूटर वी नीड टू गिव द इंस्ट्रक्शंस विच आर अप्लाइड ऑन द इनपुट डेटा टू गेट द डिजायर्ड आउटकम्स। कंप्यूटर लैंग्वेज आर डेवलप्ड फॉर राइटिंग दिस इंस्ट्रक्शंस। यहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो अब मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल से कि कहां से क्वेश्चंस बन के आएंगे। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर दैट कंप्यूटर एंड ह्यूमन अंडरस्टैंड कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। आपको पता है कि कंप्यूटर अलग लैंग्वेज समझता है, यानी कि 0-1 समझता है, और हमारा ह्यूमन बींग्स वो सिर्फ इंग्लिश या अदर लैंग्वेज को वो फॉलो करता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, सिर्फ हाई लैंग्वेज को यानी कि 0 एंड 1 को, बाइनरी लैंग्वेज को वो समझता है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया, व्हाइल ह्यूमन आर एबल टू राइट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है, देयर इज ए कंटिन्यूड नीड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम द हाई लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें लैंग्वेज कंपाइलर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, जो कि लैंग्वेज ट्रांजिस्टर, इसका यूज होता है ताकि हमारा जो है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो। इसलिए हम यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे BPSC 2.0 में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इट इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग टू राइट इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। आपको पता है कि 0-1 लिखने में हमको बहुत समय लगता है। अगर कोई भी है, अगर हम A ही लिख रहे हैं तो A का 65 का ASCII कोड को वो क्या करता है, 0-1 में कन्वर्ट करता है। तो वही चीज़ है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि 0-1 में डायरेक्ट आदमी जो है वो कंप्यूटर को लिखे। तो सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डेवलप्ड टू द सिंप्लीफाई द कोडिंग। Two major categories of the computer programming language are high level language and low level language। यहाँ पे 2 मेजर कैटेगरी में हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज को डिवाइड किया गया है। पहला है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज। अगला,
लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज कौन सा है, तो आप बोल सकते हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। अगला, एंड इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। और कौन कौन सा इसमें इंक्लूड किया गया है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अगला, मशीन लैंग्वेज यूजेज 1 and 0 टू राइट इंस्ट्रक्शंस विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। देखिए मशीन लैंग्वेज क्या होता है, वो 0-1 के फॉर्म में उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ताकि वो डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। बट राइटिंग ए कोड इन मशीन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट लिखना वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। कभी आप देखें कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहा हो 0-1 में लिख रहा है, कोडिंग कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो कि उसको ट्रांसलेट करता है हमारा कोड को। चलिए, तो वही हम 3 टाइप के पढ़ेंगे। असेंबलर लैंग्वेज क्या होता है वो सब हम डिटेल से अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू सिंप्लीफाई द राइटिंग ऑफ कोड, असेंबली लैंग्वेज वर डेवलप्ड दैट अलाउड यूजेज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड। असेंबली लैंग्वेज क्या था, ये इंग्लिश लाइक वर्ड था एंड सिंबल इंस्टेड ऑफ 0-1 एंड 0 की जगह पे क्या था, एक सिंबल्स था, उसको यूज किया जाता था। But one major drawback of writing a code in this language is that the code is computer specific. The code written for one type of CPU cannot be used another type of CPU. अगर आपने एक CPU में लिख दिया, उस कोड को कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे सिस्टम में रन करेगा, वहाँ पे काफ़ी अलग हो जाता था, फिर से हमको वो वहाँ पे करना पड़ेगा। और उसके क्योंकि सभी मशीन के सभी मनुष्य का अपने अपने सोचने की क्षमता होती है, उसी प्रकार सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना क्षमता है कि उसको अंडरस्टैंड कर सके उस लैंग्वेज को। अगला, हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मशीन डिपेंडेंट कौन सा लैंग्वेज है और मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कौन सा है, ठीक है। मैंने आपको यहीं पे स्टार्टिंग में ही बताया था, आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से लो लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आर, ये आपको स्टार्टिंग में मैं बता दिया, तो वही चीज है यहाँ पे। इंस्ट्रक्शंस आर यूजिंग इंग्लिश लाइक सेंटेंस एंड ईच हाई लेवल लैंग्वेज फॉलो ए सेट ऑफ रूल्स सिमिलर टू द नेचुरल लैंग्वेज। हाउएवर दिस लैंग्वेज आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, हिंस ट्रांसलेटर आर नीडेड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीनी लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है कि हम आपको स्टार्टिंग से बताएं कि यहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज किया गया ताकि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको किस में कन्वर्ट कर सके, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। आप कुछ भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के पढ़ लो, चाहे सी पढ़ लो, C++ पढ़ लो, जावा पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो, सभी में कोई ना कोई ट्रांसलेटर यूज होता है, चाहे हम कंपाइलर बोले, असेंबलर बोले, कोई ना कोई यूज होगा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सा है, तो देखिए C++, जावा, पाइथन, etc। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज आर C++, जावा, पाइथन, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप बोलेंगे ऑल ऑफ द एबव, जो कि ये मैं आपको MCQ ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल से कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होता क्या है। As the computer can understood only machine language, कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ और सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को समझता है। A translator is needed to convert program written in assembly और high level language to machine language। ट्रांसलेटर का क्या काम है, ट्रांसलेटर का काम यही है कि आप प्रोग्रामिंग को चाहे आप असेंबली लैंग्वेज में लिखे हो या आप उसको हाई लेवल में लैंग्वेज में लिखे हो, तो उसको कन्वर्ट करना किसमें, मशीनी लैंग्वेज में, ठीक है। ये काम किसका है, ट्रांसलेटर का है। यहाँ से क्वेश्चंस बन के निकल सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे मार्क कर दिया आपके ब्लू कलर पे, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। द प्रोग्राम कोड रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। यहाँ से क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, आपको बताना है कि द प्रोग्राम कोड रिटेन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी हम कोड लिखते हैं चाहे वो असेंबली लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सोर्स कोड,
ठीक है। द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड बाय ट्रांसलेटर इनटू द मशीनी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म कोड, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड। जो हमारा ट्रांसलेटर उस कोड को, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज हो या वो हाई लेवल लैंग्वेज हो, अगर उसको वो मशीनी कोड में कन्वर्ट करेगा उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होगा, जो भी आप कोडिंग लिख रहे हैं चाहे असेंबली लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज में, वो होता है हमारा सोर्स कोड। यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से बन के निकलेगा। अगला, एज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, डिफरेंट ट्रांसलेटर्स आर नीडेड टू कन्वर्ट द सोर्स कोड टू द मशीन कोड। मैं आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे ट्रांसलेटर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। These three types of translator used by the computing systems are assembler, compiler and interpreter। यहाँ पे हमारे कितने टाइप्स के ट्रांसलेटर्स होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है। अगला, द ट्रांसलेटर यूज्ड टू कन्वर्ट द कोड रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीनी लैंग्वेज। ट्रांसलेटर का क्या काम है, असेंबलर का क्या काम है, उसको क्या कहेंगे, जो हमारा असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा उसको हम कहेंगे असेंबलर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, असेंबलर कहेंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन यहां पे बन के निकल सकता है कि द ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट रिटेन असेंबली लैंग्वेज, जो भी हम असेंबली लैंग्वेज, जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसको अगर मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे उसको हम कहेंगे असेंबलर। ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से जो कि बीपीएससी 3.0 में पूछा गया था वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से देखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो यहां से ये क्वेश्चन बीपीएससी 2.0 में पूछा गया। तो इसका सही उत्तर क्या होता, अगर आप रहते तो क्या आप, क्योंकि आपने पढ़ चुका इसलिए आप इसका उत्तर लगाते हैं क्या, असेंबलर, जिसका काम ही है असेंबली लैंग्वेज यानी कि को किस में कन्वर्ट करना, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। चलिए अगला, ये देखिए 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी 2.0 में पूछा गया। अगला, ईच असेंबलर कैन अंडरस्टैंड ए स्पेसिफिक माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट ओनली एंड हिंस द मशीनी कोड इज नॉट पोर्टेबल। अगला हम देखते हैं, we also need translator to convert code written in high level language मतलब कि source code to machine understandable form यानी कि machine code for execution by the computer। Compiler convert the source code into machine code if the code follow all synthetic rules of the other language then it execute by the computer once translated the compiler is not needed। यहां से क्वेश्चंस कहां से अब आएंगे ये देखिए, एंड ट्रांसलेटर ट्रांसलेट वन लाइन एट ए टाइम इंस्टेड ऑफ होल प्रोग्राम एट वन गो। देखिए इंटरप्रेटर का काम क्या है, इंटरप्रेटर का काम क्या है कि वो लाइन बाय लाइन को जाएगा, वन लाइन एट ए टाइम। कंपाइलर का क्या काम है, कंपाइलर एक बार में पूरे सोर्स कोड को मशीनी कोड में कन्वर्ट करता है। ये देखिए, कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द मशीनी कोड। और इंटरप्रेटर का काम क्या है, ये इसका काम है लाइन बाय लाइन को ट्रांसलेट करना। कंपाइलर का काम है पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल करना। फिर से 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर थे। पहला था असेंबलर। असेंबलर का क्या काम था कि असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। हमारा कंपाइलर का क्या काम था कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, लेकिन एक साथ कन्वर्ट करना। इंटरप्रेटर का क्या काम है, वो ट्रांसलेट करेगा किसको, लाइन बाय लाइन को वो एग्जीक्यूट करता है, उसको कहेंगे हम इंटरप्रेटर। ठीक है, यहां पे आपको तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा और तीनों से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए इसका आप जवाब देंगे कमेंट में, मुझे आप सभी का कमेंट आना चाहिए। ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू एन इक्विवेलेंट मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मतलब क्या कि लाइन बाय लाइन। सिंपल से बात को समझिए, चाहे आपके क्वेश्चंस में स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट दिया रहे, ठीक है,
या आपने यहाँ पे पढ़ा लाइन बाय लाइन, तो यहाँ पे हम क्या टिक लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं इंटरप्रेटर। अब देखिए असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा यहाँ पे काम आएगा कि पूरे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता, हमारा कंपाइलर होता। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बीपीएससी 2.0 में पूछा गया था। ये देखिए पूरे, ये जो आपको अभी जो मैं जहां तक पढ़ाया, ये क्वेश्चंस पूरे वो पूरे इस पेज का एनसीईआरटी का थी था और बीपीएससी 2.0 में पूछ दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल्स के बारे में। Whenever we decide to write a program, we need a text editor। आपको पता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, लिखने के लिए तैयार होते हैं, तो कोई ना कोई हमको टेक्स्ट एडिटर का यूज होता है। जैसे चाहे आप हम नोटपैड में हम प्रोग्रामिंग को करें या नहीं तो आइडियली में यूज करें। तो अभी आगे धीरे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एन एडिटर इज ए सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू क्रिएट ए टेक्स्ट फाइल वेयर वी टाइप इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर द फाइल एज द सोर्स कोड। यहाँ पे क्या होता है, आप मानिए कि आप HTML का एक कोड लिख रहे हैं या C++ का कोड लिख रहे हैं या जावा का कोड लिख रहे हैं। आप सिंपल क्या करते हैं, वर्ड में नोटपैड में लिखते हैं, उसको टेक्स्ट फाइल में सेव करते हैं। ठीक है, और वापस क्या करते हैं, आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। देन एप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू गेट द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द एजुकेशन। यहाँ पे क्या होता है, आपको मैं दो चीज बताया था, एक सोर्स कोड, एक था ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या था वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। सोर्स कोड मतलब क्या, जब भी आप कोई कोडिंग करते हो वो हमारा सोर्स कोड होता है। जब उसको कंपाइलर या ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट कर देता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। तो इसलिए मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी बता दिया। देन एन एप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर यूज्ड टू गेट द ऑब्जेक्ट फॉर द एजुकेशन in order to simplify the program development there are software called IDE। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि IDE का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बन के निकलता है इस पैराग्राफ से। बिल्डिंग टूल्स एंड डिबगर, यहाँ पे क्या होता है, इसमें टेक्स्ट एडिटर होते हैं, बिल्डिंग टूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टूल्स एंड डिबगर होते हैं। ए प्रोग्राम कैन टाइप, कंपाइल एंड डिबग फ्रॉम द IDE डायरेक्टली। यहाँ पे IDE में एक फीचर्स होते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करा सकें, उसमें डिबग कर सकते हैं, कहाँ पे एरर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने कोड को एडिट कर सकें। बिसाइड पाइथन आइडियली नेटबीन्स, इलिप्स, एटम्स, यहाँ पे जितने भी हैं ये हमारा क्या है, IDE का फुल फॉर्म दिया गया है और IDE का फुल जितने भी एग्जांपल्स हैं वो दिए गए हैं। और आप IDE का फुल फॉर्म जानते ही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकलता है। डिबगर मीन्स क्या होता है, डिबगर्स मैं बताया कि एरर को फाइंड आउट करना। क्या डिबगर मतलब क्या हुआ, एरर को फाइंड आउट करना। डिबगर एज द नेम इम्प्लाइज इज सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर इन द सोर्स कोड। जो आपने कोड लिखा उसमें क्या होगा, डिबगर क्या करेगा, उसमें एरर को फाइंड आउट करेगा और उसको सॉल्व करेगा। आपको लेक्चर कैसा लग रहा है कृपया आप जरूर कमेंट करेंगे। और कितने ऐसे छात्र हैं जो कि पेड बैच में शामिल होना चाहते हैं, आप कमेंट कर देंगे, आप कमेंट करें ताकि उस हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो सके। चलिए अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द कोर फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। However, different user needs the computer system for the different purpose depending upon their requirements. Here a new category of a software include to cater to different requirement of the end users। जहाँ पे important होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसके लिए कभी confusion ना रहे। The specific software that work on top of the system software is termed as application software. There are again two broad category of the application software। यहाँ पे आपको बोला गया कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा एप्लीकेशन 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरा कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन यहाँ से बन के मोस्ट इंपॉर्टेंट निकलेगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कितने
टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, तो दो टाइप्स में, पहला है जनरल पर्पस और अगला है कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, द application software developed for the generic application to cater to the bigger audience in general are called general purpose software. Such ready-made application software can be used by the end user as per their requirement. For example, spreadsheet tools, calc of LibreOffice can be used by the computer user to the calculations or create account sheet, Adobe Photoshop, Mozilla, web browser, iTunes, etc. देखिए जनरल पर्पस मतलब क्या कि जो आप जनरल यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे अगर हम बात करें आप एक्सेल, ठीक है, ये स्प्रेडशीट के जितने भी टूल्स हैं वो आपका क्या है, कैलकुलेशंस के लिए आपको दिए गए हैं। एडोब फोटोशॉप फोटो एडिटिंग्स के लिए, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सभी क्या है, आप जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो कि आप इसको डेली लाइफ में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज मतलब क्या हुआ, उसको अपने अकॉर्डिंग तैयार करना ही हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जैसे कि आपका कोई दुकान है, आप चाह रहे हैं खुद का अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, आपका नाम हो, आपका लोगो हो, तो ये सभी चीज़ जो इस टाइप के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उसमें स्कूल से जितने भी बसेस हैं, टीचर को मैनेज करना, असाइनमेंट को मैनेज करना, ट्रैकिंग करना, बच्चे आए कि नहीं आए उसके अटेंडेंस को लेना, अपने अकॉर्डिंग कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना ही हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाता है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझिए। दिस आर द कस्टम और टेलर मेड। यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं बीपीएससी 3.0 में कि कस्टम और टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे हम। कस्टम मतलब कि कस्टमाइज्ड, टेलर मेड सॉफ्टवेयर मतलब कि उसको अपने से तैयार करना। दर्जी क्या करेगा, कपड़े को सिएगा, कैसे, आपके फिट के, आपके शरीर के, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहेंगे। दे आर बेटर सुटेड फॉर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग दैट दे आर डिजाइन एज पर द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। जैसा जब रिक्वायरमेंट्स हुआ उसके अकॉर्डिंग कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना ही हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। जैसे यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर में यहाँ दिया गया है कि वेबसाइट में अगर बात करें स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये क्या होगा, अपने अकॉर्डिंग स्कूल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को डेवलप कराएंगे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सभी हमारे क्या है, टेलर मेड सॉफ्टवेयर यानी कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। अगला फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी मैं आपका इसका फुल फॉर्म बता दिया था, FOSS। एक बार फिर से मैं इसको मार्क कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। FOSS का फुल फॉर्म फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लिखते भी जाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा। द डेवलपर ऑफ द सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड देयर सोर्स कोड एज वेल एज सॉफ्टवेयर फ्री टू द पब्लिक विथ एन एम टू डेवलप एंड इम्प्रूव फर्दर विथ ईच अदर हेल्प। बहुत ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि क्या करती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे दे देता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है आपको, ताकि आप अपने जो भी आप डेवलप कर रहे हैं या जो भी आप फ्यूचर प्लानिंग किए हुए हैं आप उसको इजी वे फुलफिल कर सकें। तो यहाँ पे वही चीज़ है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे, FOSS। जैसे द सोर्स कोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू इज फ्री एक्सेसिबल फॉर एनीवन विद रिक्वायर्ड नॉलेज टू इम्प्रूव और एड न्यू फंक्शनलिटी। उसमें इसलिए दिया गया है ताकि आप उसमें और भी कुछ नए फंक्शनलिटी अगर आपके कोडिंग मन में है तो आप उसको इम्प्रूव कर सके। फॉर एग्जाम्पल FOS इंक्लूड पाइथन, LibreOffice, OpenOffice, Mozilla Firefox, etc. Sometimes software are freely available to use, but source code may not be available. आपको दिया जाता है कि सॉफ्टवेयर उपलब्ध रहता है कि आप उसको फ्री यूज करें, लेकिन उसके सोर्स कोड को, उसके कोडिंग को नहीं दिया जाता है। अगर आपको कोडिंग दे दे तो आप क्या करेंगे, आप अपना एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दोगे, आप अपना मोजिला फायरफॉक्स क्रिएट कर दोगे। तो इसलिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया जाता है, फ्रीली आप एक्सेस कर लो, लेकिन उसके सोर्स कोड को आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सच सॉफ्टवेयर आज कॉल्ड फ्रीवेयर, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फ्रीवेयर। ठीक है, फ्रीवेयर मतलब क्या है कि आपके सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे
लेकिन उसके सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होगा, उसको हम कहेंगे फ्रीवेयर। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर आर स्काइप, एडोब रीडर, etc। इसके एग्जाम्पल क्या है? तो स्काइप आप यूज करते होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, एडोब रीडर पीडीएफ को ओपन करने के लिए। व्हेन द सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड हैज टू बी परचेज फ्रॉम द वेंडर हु हैज द कॉपीराइट ऑफ द सॉफ्टवेयर। वहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ कॉपीराइट होते हैं जो कि उसके ऑनर होते हैं, उसके पास वो होता है। ठीक है, ए सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली और ओपन सॉफ्ट और प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग अपॉन द टर्म एंड कंडीशन। बिल्कुल, कोई भी चीज़ है, कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ के टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको कोई भी चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। अब आज का लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन उम्मीद है कि 100% बन के निकलेगा। और पिछले साल भी जो BPSC 2.0 हुए थे उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से बन के आया था। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए रिसोर्स मैनेजर विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वही ओवरऑल है हमारे पूरे कंप्यूटर में। ठीक है, जैसे ये सभी चीज़ को, ये एक मानिए कि कोई भी कंपनी में मैनेजर होता है जो कि सब चीज़ को मैनेज करता है, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे कंप्यूटर का एक मैनेजर है। ये मैनेज करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को, जैसे हार्डवेयर इंक्लूडिंग CPU, रैम, डिस्क, नेटवर्क एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या है, इसको मैनेज करना। इट ऑल्सो कंट्रोल वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर, मैनेजेस सिस्टम सिक्योरिटी, हैंडल्स एक्सेस फॉर द डिफरेंट यूजर्स। ये सब टोटल काम किसका है? सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। क्या करना, क्या काम है? मैनेज करना, सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इट इज ऑल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैकिंटोश। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि हमारे कौन कौन से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। अगला, the primary objective of the operating system are twofold. The first is to provide service for the building and running application program. दो काम इसका मोस्टली है। पहला काम सर्विस प्रोवाइड करना और बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगला, when an application program need to be run, it is the operating system which load the computer program into the memory and allocate it the CPU for the execution. जब भी कोई काम आएगा उसको क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेगा, कहाँ पे? मेमोरी में, और हमारा CPU को बोलेगा कि आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओ। अगला, when multiple application program need to be run, the operating system dedicated the order for the execution. जब हम मल्टीपल प्रोग्राम को बोलते हैं कि आप एग्जीक्यूट करो, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है, वो किसको पहले एग्जीक्यूट कराएगा? किसका काम है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अगला, दो फोल्ड बोला गया था, पहला फोल्ड बता दिया। सेकंड फोल्ड ये है कि सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यू टू प्रोवाइड इंटरफेस टू द यूजर थ्रू विच द यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। क्या करना? एक इंटरफेस प्रोवाइड करना ताकि यूजर किससे? कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो जाए। ए यूजर इंटरफेस इज ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विच इज ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड whose job is to take commands और इनपुट फ्रॉम द यूजर्स फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द प्रोसेस। इसका काम है यूजर से इनपुट कराना और उसको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड करना। किसका काम है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला बात करेंगे OS यूजर इंटरफेस। बहुत सारे इसके इंटरफेस है, उसको अब हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। There are different types of user interface, each of which provide a different functionality. Some commonly used interface, यहाँ पे पहला है command based interface. Command based interface required a user to enter the command to perform different tasks like creating, opening, editing और डिलीटिंग ए फाइल। कमांड लाइन मतलब कि कमांड देना। आप किसी को क्या करते हैं? कमांड देते हो कि आप ये काम करो। तो यहाँ पे क्या है? एक इंटरफेस है कौन कौन से काम करने के लिए? क्रिएट करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, डिलीटिंग ए फाइल करने के लिए। यहाँ पे वही चीज, कमांड बेस्ड इंटरफेस रिक्वायर्ड ए यूजर टू इंटर कमांड। यूजर से क्या करना? कमांड लेना डिफरेंट टास्क के लिए, जैसे क्रिएट करना किसी भी काम को,
किसी भी फाइल को ओपन करना, किसी फाइल को, उस फाइल पे एडिट करना या उस फाइल को डिलीट करना, यह हमारा क्या कहलाएगा, कमांड बेस्ड इंटरफेस। इसका काम है यूजर से इनपुट कराना, आपको कौन सा काम करना है। द यूजर हैज टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल सच प्रोग्राम और स्पेसिफिक कमांड विच द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स। द प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज बाय द यूजर फॉर कमांड बेस्ड इंटरफेस इज द कीबोर्ड। यहाँ पे मोस्टली किसके द्वारा यूजर इंटरेक्ट करता है, कमांड देता है, तो हमारा कीबोर्ड के हेल्प से क्या करेगा, ये मोस्टली कमांड देता है कमांड लाइन इंटरफेस में। कमांड बेस्ड इंटरफेस इज ऑफन लेस इंटरेक्टिव एंड यूजली अलाउ योर यूजर टू रन ए सिंगल प्रोग्राम एट ए टाइम। कमांड लाइन इंटरफेस का क्या काम है, ये लेस इंटरेक्टिव होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये क्या करेगा, ये रन कराता है सिंगल प्रोग्राम एट ए सिंगल टाइम, ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम यहाँ पे कमांड में एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगला, इसका एग्जांपल में अगर बात करें तो MS DOS या यूनिक्स। अगला, GUI फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या फुल फॉर्म है, GUI का फुल फॉर्म क्या है, तो यहां से ये क्वेश्चन पहला बन के निकला। लेट यूजर रन प्रोग्राम और गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स, मेनू एंड अदर विजुअल ऑप्शंस। वैसा जो कि किसी न किसी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के माध्यम से हमारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो हमारा होता है GUI इंटरफेस। Icon usually represent file and program stored on the computer, and window represent running programs that the user launch their the operating system। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद GUI इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उबंटू, फिड्रो, मैकिंटोश एमंग अदर। यहाँ से ये क्वेश्चंस यहाँ पे बन के निकलता है, ठीक है। और इनपुट डिवाइसेस यूज टू इंटरेक्ट विद द, कौन किसके माध्यम से हम इंटरेक्ट करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, तो हमारा माउस एंड कीबोर्ड। लेकिन हमारा कमांड लाइन इंटरफेस में क्या था, कमांड लाइन इंटरफेस में हम कीबोर्ड का यूज करते थे, जबकि GUI में हम कीबोर्ड एंड माउस जो है हम यूज करते हैं GUI इंटरफेस के लिए, कमांड देने के लिए। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चंस बन के निकला है, 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से बन गया, जो कि मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। अगला, टच बेस्ड इंटरफेस। टुडे स्मार्टफोन, टैबलेट, PCs allow user to interact with the other system simplify using the touch input। आप देखते होंगे कि आज का जितने भी फैकल्टी है, जितने भी टीचर्स यूट्यूब पे हैं, वो क्या करते हैं, वो इंटरेक्टिव बोर्ड की हेल्प से आपको पढ़ाते हैं। एक पेन होते हैं, उस पेन से वो टच करते हैं, ठीक है। allow user to interact with the system simplify using the touch input usually in the टच स्क्रीन। आप सिंपल अपने मोबाइल फोन को देख लीजिए। ए यूजर प्रोवाइड इनपुट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर इंटरप्रेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए कमांड लाइक ओपनिंग एन ऐप, क्लोजिंग एन ऐप। वो क्या करेंगे, उसी से ओपनिंग करेंगे, उसी से क्लोजिंग करेंगे, आपका जो इंटरेक्टिव पेन होता है उसी के हेल्प से, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर बात किया जाए तो जैसे कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन, iOS, विंडोज़, आपका आजकल जितने भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपके लैपटॉप जो सब आ गए हैं वो टच वाले आ गए हैं, तो यहाँ पे इसका यूज होता है। अगला, वॉइस बेस्ड इंटरफेस। सबसे अच्छा एग्जांपल एलेक्सा। मोबाइल भी चलाना दिक्कत, तो क्या करेंगे, कमांड देंगे एलेक्सा प्ले सॉन्ग, तो वो क्या करेगा, एलेक्सा गाना बजाना स्टार्ट कर देगा। फिर एलेक्सा को बोलेगा एलेक्सा प्ले ए दिस सॉन्ग, तो वो अब वो जो आप पार्टिकल सॉन्ग के बारे में बताए वो अब क्या करेगा, उसी सॉन्ग को बजाएगा। तो ये क्या हुआ, वॉइस बेस्ड इंटरफेस हुआ। देखिए, मॉडर्न कंप्यूटर हैव द डिजाइन टू एड्रेस द नीड ऑफ ऑल टाइप ऑफ यूजर इंक्लूडिंग द पीपल एंड द स्पेशल नीड एंड पीपल हु वांट टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर और स्मार्टफोन व्हाइल डूइंग सम अदर टास्क। फॉर एग्जांपल, यूजर who cannot be used input device like the mouse, keyboard and touch screen. Modern operating system provide other means or human computer instruction. Users today can uses voice based command to make a computer work in the desired way। अच्छा, क्या टाइप नहीं करना है तो बोल बोल के टाइप करा देना है, तो ये हमारा क्या है, वॉइस बेस्ड इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया इसका कौन कौन से कमांड है। देखिए,
जैसे कि अगर हम iOS के में बात करें तो iOS सीरी आप अपने एप्पल फ़ोन में यूज करते होंगे, सीरी नाम से। अगर हम बात करें एंड्रॉयड में तो गूगल नाउ, ओके गूगल है। फिर विंडोज़ में तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल है किसके, वॉइस बेस्ड इंटरफेस का। अब देखिए जेस्चर बेस्ड इंटरफेस, some smartphone based on Android or iOS as well as its laptop lets user interact with the device using the gesture like waving, मारो थप्पड़ ऐसे करे आपका सिस्टम ओपन हो गया, ठीक है। टाइटलिंग, आई मोशन, आई को रोटेट किए तो आपके सिस्टम ओपन हो गए। सेकिंग, दिस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, ये हमारा जो भी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आप अपने बॉडी के इंप्रेशन से आप क्या करते हो, कंप्यूटर पे कमांड देते हो, स्मार्टफोन में कमांड देते हो, उसको कहते हैं जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। तो ये सभी हमारा क्या था, एक इंटरफेस था। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस इंपॉर्टेंट, पहला है प्रोसेस को मैनेज करना, प्रोसेस मैनेजमेंट। व्हाइल कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेशनल डिफरेंट टास्क आर रनिंग सिमिलर, एक सिमिलर टाइम में क्या होता है, हमारा कंप्यूटर मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कराता है। ए प्रोग्राम इज intended to carry out various tasks. A task is in execution is known as process. We can activate a system monitor program that provide the information about the process being executed on the computer. कौन कौन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एल्ट डिलीट। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज दिस प्रोसेस एंड गेट मल्टीपल टास्क कंप्लीटेड इन ए मिनिमम टाइम। आप क्या करें, कंट्रोल एल्ट डिलीट करके क्या करते हैं, आप देखते हैं कि कौन कौन सा टास्क रन कर रहा है, आप उसको किसी को इन टास्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, कंट्रोल एल्ट और डिलीट। जैसे मैं ये बटन को दाबूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि टास्क के बारे में, ठीक है, वो आप करके देखेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि हमारा मैनेज करता है किसको, मेमोरी को, चाहे वो मेन मेमोरी हो या सेकेंडरी मेमोरी हो। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यूजुअली लिमिटेड, वो हमारा क्या होता है, लिमिटेड कैपेसिटी का होता है। द मेन टास्क ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट इज टू एलोकेट एंड फ्री मेमोरी फॉर द रनिंग प्रोसेस। इसका ही काम है कि कौन से प्रोसेस को कौन से कहाँ पे मेमोरी को सेव करेगा नहीं करेगा, ये पूरा काम इसको करना है, एलोकेट और डी एलोकेट करना यानी कि फ्री करना। सिंस देयर आर मल्टीपल प्रोसेस रनिंग एट ए टाइम देयर अराइज ए नीड ऑफ डायनेमिक और ऑन द गो एलोकेट एंड फ्री मेमोरी टू द प्रोसेस। आप समझेंगे इसका काम प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, फाइल को कहाँ सेव करना है, ये जब आप पूरे को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। डेटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड as file in the secondary storage of a computer system. File management involves the creation, updation, deletion and protection of these file. इसका काम क्या है फाइल मैनेजमेंट का, तो फाइल को क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, प्रोटेक्शन करना उसको, ताकि वो कोई दूसरे थर्ड पार्टी उसको ले ना ले, उसका एक्सेस कर ना ले। तो ये सभी काम हमारा किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अगला डिवाइस मैनेजमेंट। एक कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मेनली इनपुट आउटपुट डिवाइस। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पास मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, तो इसको भी क्या करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा, डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस दिस हेट्रोजीनियस डिवाइस, डिफरेंट टाइप, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस that are independent. This operating system interact with the device driver and the related software for a particular device. यहाँ से ये क्वेश्चंस बन के आएंगे, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये यहाँ पे पूरे समरी दिए गए हैं, आप एक बार समरी देख लें, ठीक है। 4 फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, टाइप्स ऑफ रैम कौन कौन से हैं, ये पूरा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आंसर है, इसको देखना नहीं है, जो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा पेड बेस में, धीरे धीरे उस पर अपलोड होते जाएगा, आप उसे पढ़ते जाएंगे। उम्मीद है कितने लोग बैच लेना चाह रहे हैं ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि आपका सपोर्ट मिलता रहे। देखिए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके बीपीएससी 2.0 के क्वेश्चंस को भी मैं सामने रखा हूँ, ताकि इससे भी जो भी क्वेश्चंस आए वो भी आपको डबल क्लियर हो जाए। मैं एक ही पीडीएफ को लगातार रिवीजन भी कराते आ रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। क्लासेस अब प्रतिदिन होंगे, शायद ही बीच में कभी नहीं हो।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे वहाँ भी हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उम्मीद है आपको यह बैच अच्छा लगा होगा। ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।